नमस्कार, निर्धार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट सत्र की, जिसका आज समापन हो गया है। सत्र में कहीं पक्ष विपक्ष की तीखी नोकझोंक नजर आई, तो वहीं सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सत्र में सीएम साय ने विपक्ष को और मुखर और रचनात्मक होने की नसीहत दी। एक रिपोर्ट देखिए, तो चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बजट सत्र का समापन। 26 दिन का सत्र, कुल 101 घंटे हुई है चर्चा। 145 प्रश्न, 33 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कई मामलों में हुआ जांच का ऐलान। भुवनेश्वर हत्याकांड मामले में जांच का ऐलान। 5 फरवरी को हुई थी बजट सत्र की शुरुआत। 9 फरवरी को पेश किया था 2024-25 का बजट। 5 फरवरी से शुरू हुए छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। सत्र के दौरान एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त राज्य सरकार के बजट को पारित किया गया और 3 विधेयक ने कानून का रूप लिया। हालांकि प्रश्नकाल से लेकर ध्यान आकर्षण तक विपक्ष से ज्यादा मुखर सत्ता पक्ष के ही विधायक रहे। सत्ता पक्ष के विधायकों के प्रश्न और ध्यान आकर्षण के आधार पर ही न केवल भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला हुआ, बल्कि शराब घोटाला, कोर्ट लेवी घोटाला, आत्मानंद स्कूल घोटाला, गौठान घोटाला, गोबर खरीदी घोटाला समेत करीब दर्जन भर मामलों पर सरकार ने जांच का ऐलान भी किया। विधानसभा सत्र के समापन के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी राज्य के हित में सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निर्वहन कर रही थी। उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि विपक्ष को और ज्यादा मुखर होने की जरूरत है। आज बजट सत्र का समापन हुआ और लंबे समय तक ये सत्र चला, लेकिन बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये संपन्न हुआ और आधे से ज़्यादा नए सदस्य चुन के आए थे। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो लोग पहली बार चुन के विधायक बन के आए हैं। सबने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। हमारे आधे मंत्री भी नए थे, पहली बार विधायक बन के मंत्री के रूप में यहाँ पर आए। उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना प्रस्तुति, प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। मतलब कुल मिला के लगता ही नहीं था कि ये नया विधानसभा था जिसमें आधे से ज़्यादा नए सदस्य थे। कुल मिला के बहुत अच्छा और छत्तीसगढ़ के विकास में ये बजट सत्र संपन्न हुआ है। हालांकि सदन में मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह अपने उन विधायकों को आईना दिखा रहे थे जो सत्ता में रहकर विपक्ष जैसा व्यवहार कर रहे थे। क्या कुछ बोले नेता प्रतिपक्ष, आइए सुनते हैं। देखिए, ये पूरे सदन में जब से विधानसभा शुरू हुई है तब से किसी न किसी बहाने हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार को, उनके सरकार के मंत्रियों को, उनके कार्यों को, उनकी निंदा करके, उनके ऊपर जांच बिठा करके इन्होंने साबित किया है कि ये भी नरेंद्र मोदी की तरह ही छत्तीसगढ़ में व्यवहार करने वाले हैं। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री की टिप्पणी और नेता प्रतिपक्ष के बयान से बीच एक बात स्पष्ट है कि बजट सत्र में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय रक्षात्मक तरीके से खेल रही थी। ऐसा करना कांग्रेस की मजबूरी भी थी, क्योंकि बीजेपी के सभी तीर भूपेश सरकार के खिलाफ थे, जिस पर बोलना कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं था। लिहाजा बीजेपी के विधायक पिछली सरकार पर एक से एक बार करते रहे और शांत सौम्य नेता प्रतिपक्ष शांत भाव से उसका सामना करते रहे। संजय शेखर, न्यूज़ 8 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का सत्रावसान हो चुका है, यानी कि सदन की कार्यवाही समाप्त हो गई है। अब यह सत्र का सत्रावसान हो गया है। इसको लेकर के सीएम साय ने ये बातें कही हैं कि इस बार जो भी विधायक थे चुन करके विधानसभा में गए थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा।
हालांकि आधे से, उन्होंने कहा कि आधे से अधिक विधायक नए थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि ये नए विधायक हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की भी बात की कि आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल में नए मंत्री शामिल हुए थे और उन्होंने अपना काम अच्छा किया। साथ ही साथ विपक्ष को मुखर होने की भी बात कही। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। जयप्रकाश चंद्रवंशी जी, प्रवक्ता बीजेपी, सत्यप्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सत्यप्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। सीएम साय ने ये बातें कही हैं कि आधे से अधिक विधायक हमारे नए चुनकर आए थे, पहली बार चुनकर इस तरह से आए थे और उनके परफॉर्मेंस से ऐसा नहीं लगा कि वास्तव में ये पहली बार चुनकर आए हैं। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? देखिए कुशवाहा जी, जो बजट सत्र चला, जैसे आपने बोला कि सीएम साहब ने क्या बोला, तो ये दिखता है कि बीजेपी के विधायकों ने, जो नए विधायक जो आए हैं, जो विधायक है, उन्होंने सिर्फ इस बजट सत्र में अपने नंबर बढ़ाए, अपने आकाओं के सामने, अपने सीनियर नेताओं के सामने, और जो साबित हो रहा है, सीएम साहब जी एकदम गदगद हो गए हैं अपने विधायक को लेकर, तो ये साबित हो गया कि उन्होंने अपने नंबर बढ़ा लिए अपने सीएम, अपने मुख्यमंत्री के सामने या अपने वरिष्ठ नेता के सामने। और देखिए जो बजट सत्र हुआ, इसमें दो चीजें बस निकल के आई, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए एक तो मैंने जैसे बोला नंबर बढ़ाने का, उसका देखिए जनता को सिर्फ गुमराह करने के, अपनी सरकार की तो कोई यहाँ पे इनकी रूपरेखा है नहीं, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, जनता के लिए क्या काम करना है क्या नहीं करना है, उसकी कोई रूपरेखा की बात नहीं, ना कोई रूपरेखा है। सिर्फ और सिर्फ पुरानी सरकार को कोसना, सिर्फ और सिर्फ पुरानी सरकार के कामों को सिर्फ और सिर्फ जांच के नाम पे गुमराह करना, जनता को वैसे भेजना कि भाई पुरानी सरकार बहुत खराब थी, पुरानी सरकार ने ये काम नहीं किया, पुरानी सरकार भ्रष्टाचार किया, और कहीं पे भी आप कहीं कोई साबित कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ हो हल्ला करते रहे। उस हो हल्ला में कहीं आपने रूपरेखा नहीं रखी कि आपकी सरकार क्या काम करेगी और कैसा काम करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो बजट सत्र था, जो बजट आया, उसमें ना जनता की बात थी, कोई जनता की भलाई की, ना विकास की बात थी। तो ये कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ ये जो किया गया जो बजट सत्र था, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विधायक हो, बीजेपी मुख्यमंत्री जी हो, उन्हें सिर्फ अपने राजनीतिक करियर बनाने के लिए, अपने आगाओं के सामने बनाने के लिए सिर्फ वही चीजें, उसमें जनता के लिए कुछ नहीं हुआ, ना इसमें लोगों के लिए कोई काम है, ना प्रदेश के विकास की कोई बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बढ़ाए गए हैं। देखिए हम तो एक ही बात बोलेंगे, आपको काम करके देना पड़ेगा। पिछली सरकार या हमारी कांग्रेस सरकार के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये अपशब्द बोलना या सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जनता ने आपको सत्ता बैठा दिया है, अब आपको काम करके देना पड़ेगा। अरे हमारी सरकार इसी की 45 लाख लोग गरीबी का ऊपर आए थे, क्या बात करेगी? हमारी सरकार थी जिसकी गोबर की खेती मोदी जी ने की, योगी जी ने की। हमारी सरकार थी जिस साइबर सेल यूनिट की जो प्रशंसा मोदी जी ने की, जिसके तहत छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर का था, जो साइबर प्रोजेक्ट भारत सरकार चाहता उसमें शामिल किया गया, तो हमारी सरकार ने करके दिखाया। वो इतर विषय है, चुनाव भागना जितने लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है वो एक अलग विषय है, और हमारी सरकार ने काम करके दिखाया। किसानों की बात, युवाओं में, हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया। अब इनको काम करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने से या किसी सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा, आपको रूपरेखा देनी पड़ेगी। जैसे आप तो मतारी बंधन में क्या है, महिलाओं का आपने फॉर्म भरवा लिया और अभी क्या हो रहा है, महिलाएं रुष्ट हो रही है कि आपने लगभग सब महिलाओं को पहले बाहर कर दिया, फिर अभी जो फॉर्म भरे उसमें बाहर कर दिया। आदिवासी के 31 का पता नहीं, सिलेंडर की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, बजट में भी नहीं है, सिलेंडर की बात ही नहीं हो रही है, और जो कि तेंदुपत्ता से कब से मिलेगा वो पता नहीं है। तो हर चीज सिर्फ और सिर्फ पिछली सरकार को कोसने से नहीं होगा, आपको काम करके देना पड़ेगा, रूपरेखा रखनी पड़ेगी, जनता के पीछे मैसेज देना पड़ेगा, जमीनी स्तर पे काम पहुंचना चाहिए, ये करके देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ जयप्रकाश चंद्रवंशी जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी सत्यप्रकाश सिंह जी ने कहा कि देखिए जो बीजेपी के विधायक थे वो अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे थे विधानसभा में, और सीएम साय के इस बयान से ऐसा लगता है कि वास्तव में नंबर बढ़ भी गया है। बाकी हो हल्ला हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था, और कोई सरकार की रूपरेखा नहीं थी कि किस काम को क्या कैसे किया जाए। जी क्या कहेंगे आप? कि जो भी विधानसभा का सत्र चला है, आवाज आ रही है भाई? जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी, विधानसभा का सत्र चला है, उसमें कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि सरकार के ऊपर कुछ आक्रमण कर सके। अभी जो चर्चा हुई उसमें स्पष्ट हो गया कि सरकार के जो मतलब जो भूपेश सरकार में किए उसमें दबे हुए हैं, और उनके पास कोई न तो प्रश्न है न कुछ जवाब दे पा रहे हैं। अभी उनका स्थिति है कि जितने घोटाले किए हैं, जहाँ धन प्रवर्तन के काम से जितने बदनाम हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे बीरनपुर का मामला हो जहाँ एक लड़के का हत्या किया है, चाहे नारायणपुर का धर्मांतरण का मामला हो, यानी ये पूरे कांग्रेस मतलब
मुद्दा विहीन हो गया है। ये छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार किया था उसको, चाहे गोबर घोटाला हो, मतलब इनके घोटाले का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कौन कौन से घोटाला किया, क्या क्या किया। इनको अगर हम गिरे तो मतलब और भ्रष्टाचार पूरा निकाले तो ऐसा स्थिति आ जाएगा कि जिसको कांग्रेस मतलब कभी भी पचा नहीं पाएगा और उनको जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इस कारण से कांग्रेस जो विधानसभा सत्र में बकाया हुआ था, दबा हुआ था, डरा हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आने वाला समय में जो योजना चालू किया गया है, महतारी वंदन योजना चालू किया है। जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे। जी, जारी रखिए। जयप्रकाश जी। जी, जयप्रकाश चंद्रवंशी जी, आप कुछ कह रहे थे, उसे पूरा कीजिए। जी, मेरा ये कहना है कि जो किसानों का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 3100 रुपए जो धान का उन्हें निर्धारित किया है उसको आज जनता को दे रहे हैं। मार्च के महीने के 10 तारीख के अंदर उनको मिल जाएगा। महतारी वंदन का जो राशि है 12,000 मिलना चालू हो जाएगा और अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के हित में करने जा रही है। इससे कांग्रेस डरी हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि इसने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल घोटाला किया, गोबर घोटाला किया, हर प्रकार के घोटाला, मतलब घोटाले का लंबी फहरिस्त है, जिसको गिनाए तो वो कम पड़ जाएगा। हर तो सबकी जांच समितियां बन गई हैं, गठित हो गई क्या? काम नहीं किया। ये नहीं, जो भी घोटाले हुए हैं उसके लिए जांच के लिए समितियां गठित हो गई हैं क्या, या समितियां गठित होंगी? सीबीआई जांच का, जहाँ वीरनपुर घटना हत्या हुई थी, सीबीआई जांच का आदेश हुआ है और अन्य घोटाले का भी, गोबर घोटाले का, स्वामी आत्मानंद घोटाले का, ऐसे जांच समिति बन रही है और ये सब जांच करके कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार किया उसको दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम आपके पास आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय शेखर, सवाल यहाँ पर यह है कि सीएम साय ने कहा है कि जितने नए लोग गए थे चुन करके विधायिका में, यानी कि विधानसभा में, उनके परफॉर्मेंस से ऐसा नहीं लगा कि वो नए लोग चुन करके गए हैं। इस पर सत्यप्रकाश सिंह जी का कहना है कि सभी लोग अपना अपना नंबर बढ़ा रहे थे। बीजेपी के जितने भी विधायक चुन करके गए थे और सीएम साय के इस बयान से लगता है कि वास्तव में नंबर बढ़ भी गया है। आपको क्या लगता है कि सभी नंबरिंग कराने के लिए गए थे, नंबर बढ़ाने के लिए गए थे, या उन्होंने, जैसा कि सीएम ने कहा है कि बहुत ही उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो वो अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अपनी बातों को रख पाए हैं? आशय केवल ये नहीं था कि केवल सत्ता पक्ष के जो पहली बार चुनकर के विधायक आए हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, बल्कि मैं आपको बताऊं कि विपक्ष से भी कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था। आप जब विधानसभा में वो किसी सवाल को उठा रहे थे या किसी चर्चा में भाग ले रहे थे, कोई हस्तक्षेप कर रहे थे, तो ये कतई नहीं लग रहा था कि वो पहली बार चुन करके आए हैं। मैं आप बात करूं कांग्रेस के ही विधायक चातुरी नंद की, चातुरी नंद का इतना बेहतर परफॉर्मेंस पहले ही दिन के पहले ही सवाल में था कि विधानसभा अध्यक्ष ने खुद उनकी तारीफ की और प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि नए विधायकों को चातुरी नंद के जिस तरह का परफॉर्मेंस है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उसी तरीके से कांग्रेस के ही राघवेंद्र सिंह है, अकलतरा से चुन करके आए हैं, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस था। शेषराज हरवंश है और भी कई सारे विधायक हैं। उसी तरीके से सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष से चाहे अनुज शर्मा की बात कर ले, चाहे जो सुशांत शुक्ला है उनकी बात कर लें, चाहे रिकेश सेन की बात कर लें, कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा है। भावना बोहरा है, महिला विधायक है, उनका और उनका हस्तक्षेप, सवाल उठाने का तरीका, ध्यानाकर्षण में भाग लेने का तरीका, किसी विषय पर हस्तक्षेप करने का तरीका, ये कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पहली बार चुन करके आए हैं। हालांकि कई सारे ऐसे विधायक थे जो अपना सवाल सही से नहीं कर पा रहे थे, कई सारे ऐसे थे जिनको बोलने का मौका मिल रहा था तो बोल नहीं पा रहे थे, ऐसे भी विधायक थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिनको देख करके नहीं लग रहा था कि वो पहली बार
सदन में आए हैं। लेकिन बहरहाल आज का जो मूल विषय था, वो मूल विषय ये था कि जब विधानसभा का समापन हो रहा था तो मुख्यमंत्री की तरफ से विपक्ष को लेकर के जो टिप्पणी आई, गौर करने वाली बात वो है। और उन्होंने ये कहा कि सदन में हमारा जो नारा है हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे। तो छत्तीसगढ़ के संवारने के लिए हमको जनता ने तो पक्ष की भूमिका दी थी, सत्ता की भूमिका दी थी, उसका तो हम निर्वहन कर ही रहे थे। लेकिन हमको विपक्ष की भी भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष की भूमिका का निर्वहन जो विपक्ष है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। और उन्होंने कहा कि हमको लगा ही नहीं कि कोई विपक्ष है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरीके से समझाइश दी या कि विपक्ष को और मुखर होना चाहिए, विपक्ष को और रचनात्मक होना चाहिए। ये विधानसभा में मुख्यमंत्री का भाषण है। तो ये गौर करने वाली बात है कि ये जो कटाक्ष है विपक्ष पर वो जो है गौर करने वाली बात है। और ये चर्चा का विषय भी मुझे लगता है यही है। यानी कि उनके मजबूरियां जी बिल्कुल कि विपक्ष की मजबूरियां ये थी कि 5 सालों सत्ता में रहे हैं, 5 साल सत्ता में रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो विपक्ष के भूमिका निभाने वाले सत्ता पक्ष के जो विधायक थे, उनके सारे तीर तलवार जो है वो 5 साल जो सत्ता में रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग, उनके खिलाफ थे। तो नेता प्रतिपक्ष आखिर करे क्या? आखिर कितने तीर को अपने ऊपर ले और किसका जवाब दे? क्योंकि जवाब देने पर वो और आक्रामक होने की स्थितियां बनती थी। और आपने देखा कि पिछले 26 दिन के सदन में करीब 1 दर्जन से ज्यादा जांच की घोषणाएं हुई हैं। चाहे वो शराब घोटाले की बात कर ले, चाहे वो कोल घोटाले की कोल परिवहन की बात कर ले, चाहे वो आप आत्मानंद स्कूल की बात कर ले, चाहे गोबर खरीदी की बात कर ले, चाहे गोधन न्याय योजना की बात कर ले, चाहे आप बिरनपुर में जो हत्या हुई थी उसकी सीबीआई जांच की बात कर ले। तो ये सारे मामले ऐसे थे जिस पर सत्ता पक्ष के लोग ही अपनी सरकार को घेर रहे थे और उनका निशाना मूल रूप से जो पूर्ववर्ती सरकार थी पूर्ववर्ती सरकार थी, इसलिए ज्यादा कुछ विपक्ष कर नहीं पाया, यानी कि घिर गया चारों तरफ से। जी बिल्कुल सही बात आपने कही सत्य प्रकाश सिंह जी। जैसा कि डॉक्टर संजय शेखर ने कहा, ऐसा पूरा विपक्ष घिरता हुआ नजर आया पूरे सत्र के दौरान, जबकि घेरना चाहिए था सरकार को। वही मैं बता रहा हूँ, विपक्ष कहीं घिरा हुआ नहीं था, सरकार पूरी घिरी हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, हमने विधानसभा मुद्दा उठाया, पिछले 2 महीने 2.5 के अंदर 36 से ज्यादा चाकूबाजी या मर्डर घटना रायपुर शहर में राजधानी हो गई है। कितनी गिरफ्तारी हुई है? अवैध हथियार या वसूल प्राप्त हो रहे घरों से, ये अभी 2-3 महीने के अंदर, उससे पहले तो कभी नहीं हो रहा। अब किसानों की बात करें, उस पर हमने 31 की बात की, अभी तक जवाब नहीं। सिलेंडर की बात की, जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये हमने उनको घेरा, उनके पास जवाब क्या है? मुख्यमंत्री जी जो बोला है तो जवाब दे देते, विधानसभा में दिया, उन्होंने अपने भाषण में दिया। तो ये दिखता है कि घिरा हुआ कौन है, जवाब आपके पास नहीं है। जहां तक जांच की सवाल है, देखिए बात वही मैं बोल रहा हूँ, जनता कैसे गुमराह किया जा रहा है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, पीएससी का मामला उठा लीजिए। पीएससी का मामला जो है हाईकोर्ट से उसकी जांच भी चल रही है, आपने सीबीआई जांच भी बोल दी और अब एक एफआईआर भी करा दी। मतलब एक केस की आप एक मामले की कहां जांच करवाने की बात कर रहे हैं। और आपको मालूम है संविधान में ये एक प्रारूप है कि आप एक केस मामले एक जगह रजिस्टर्ड होगा, वहीं पे जांच होगी। तो ये दिखता कैसे फर्द गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जांच सिर्फ जांच बैठा के लोगों के पीछे भ्रम पैदा करना कि पिछली सरकार ने बहुत गलत काम किया, पिछली सरकार भ्रष्टाचार किया, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ जांच, हर चीज में जांच समझ ली। मैं तो बोलता हूं अगर विधानसभा में कोई इनके विधायक मामला ही उठा देते ना, भूपेश बघेल जी एक बार यहाँ पे बैठ के सीख दिए थे, तो उसकी भी बोलते सीबीआई से जांच करा देंगे। नहीं तो इससे पहले नहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जांच की बात चल रही है। इससे पहले जैसे 5 साल पहले तो सरकार तो बीजेपी की थी, तो उसके भी कुछ मामले रहे होंगे, आपकी नजर में आए होंगे, उसकी जांच अपनी सरकार को करवानी चाहिए थी और कुछ जो शेष रह गया हो उसके मुद्दे उठाने चाहिए थे। लेकिन आप लोग तो पूरी तरह से घिरे हुए नजर आए। उसके बाद आप बात कर लीजिए जितनी भी जांच हमने स्काई वॉक की जांच, ये लोग क्या आते हैं, हमने जो शराब घोटाला राम सुंदर दास उनके जो ईडी की माफ कीजिए हमारी तरफ जांच शुरू हुई, जब हमारी सरकार बनी थी, राम सुंदर दास को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 10 साल तक एक रिटायर्ड व्यक्ति को आबकारी विभाग में आप बना कर रखे, ओएसडी क्यों बना कर रखते?
और जब जैसी सरकार बोलती है इस्तीफा दे भाग जाता है, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलता है। तो हमारी सरकार जांच करती थी, ये तो हाईकोर्ट जाना के स्टे लेके आते थे। ये नान घोटाले की जांच हमारी सरकार कर रही थी। हमने ईडी का, हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ईडी तक को पत्र लिखा, पीएमओ को पत्र लिखा कि आप हमारी पुलिस पर भरोसा नहीं है तो ईडी से जांच कराइए नान घोटाले की। आप उसका कुछ बोले, अभी भी मामला पीएमओ में लंबित है, वो मामला अभी भी है। तो ये हमने तो जांच एसआईटी गठित की, आगे जाते थे, ये स्टे लेके आ जाते थे। ये हालत थी इनकी, तो किसको बचाने की कोशिश की जाती थी? हमारी सरकार काम करती थी। वही मैं बोला, सुप्रीम कोर्ट शराब मामले तो हमने गिरफ्तार भी किया, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला, अलग बात है, मामला अभी भी चल रहा है। तो हमने वो जांच खेली नहीं है, हम लेके जाते थे। एसआईटी को रोकने की कोशिश कौन करता था? और आज भी हमारी सरकार हो, हमारी पार्टी हो, हमारे वरिष्ठ नेता हो, वो यही बात बोल रहे हैं, आप जांच कराइए, जितनी मर्जी आपको जांच करा लीजिए, जो जांच आयोग बैठा लीजिए, मगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये वो वाली जांच नहीं चाहिए। अरे अजीत पवार जी आपको 72 करोड़ था, कोई बात नहीं, हमारे वॉशिंग मशीन में आ जाइए। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा जी आप में भी था, आप हमारे वॉशिंग मशीन में आ जाइए। अब नए अशोक चौहान जी आप भी आ जाइए वॉशिंग मशीन। ये वैसे वाली जांच नहीं चाहिए ना। या तो जांच कराइए, तो निष्पक्ष जांच कराइए, अंतिम स्तर तक जानी चाहिए जांच, और नहीं तो ये जांच खेल के सिर्फ जनता को गुमराह मत कीजिए। आप तो काम कर रहे हैं, काम कीजिए। लोकसभा चुनाव में मालूम है, इसलिए आप जांच की बात करेंगे, नामांकन की बात करेंगे, लोगों के बीच में लड़ाने की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव ये चलेगा, हमको मालूम है, जनता मतलब आप मान रहे हैं कि कोई घोटाले नहीं हुए हैं, बस जांच की बात हो रही है। वही मैं बोला, अगर भ्रम फैलाने के लिए जांच की बात हो रही है। आप वही मैं बोला, सत्ता में आप बैठे हैं। हाँ। अगर सरकार होते हुए भी एक भी ऐसा लॉजिक रख देते कि यहाँ ये गड़बड़ी हुई है तो बता दे आप। गोबर खेती की तारीफ खुद मोदी जी कर देते हैं, योगी जी करते हैं, और वही आप सत्ता में आते तो बोलते गोबर घोटाला हो गया। ये दिखता है कि सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है, कोई भी तथ्य नहीं है, बिना तथ्य इधर उधर की बातें चल रही, चुनाव लड़ रही है। चलिए, यानी भ्रम में, जनता को भ्रम में डालने के लिए जांच की बातें हुई है। 1 दर्जन से अधिक जो जांच कमेटियां, जांच समितियां बनाने की बात कही गई है, वो बस जनता को भ्रम में रखने के लिए की गई हैं। जी देखिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उसकी कोई तैयारी नहीं है। उनको तैयारी करके आना चाहिए। नहीं, मुद्दा नहीं है अलग बात है, तैयारी नहीं है, दोनों अलग बातें हैं। तो ये बताइए चंद्रवंशी जी, नहीं, मुद्दा 145 प्रश्नों और मुद्दा उठाया है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा ऐसा विपक्ष का जो मुद्दा उठाना चाहिए, उठाने के लिए कोई काम नहीं किया, आवाज नहीं उठाया जनता के हित में। ये क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है और भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, रक्षात्मक रूप अपना रहे हैं। इनके जो प्रतिपक्ष नेता है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने अपने मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब दे नहीं पाया। अब इनको तैयारी करके आए तो आए कैसे, क्योंकि ये तो पूरे कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके खिलाफ भुवनेश्वर हत्याकांड की सीबीआई जांच कराया जा रहा है, उसको तो कांग्रेस शासन काल में करा देना चाहिए था। इनके खिलाफ तो शराब घोटाला है, कोर्ट लेवी घोटाला है, आत्मनिर्भर घोटाला है और ऐसे करीब दर्जन भर घोटाले की जांच करने का भी जो कमेटी बनाई गई है। अब ये डरे सहमे हुए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इसमें कोई जांच नहीं कराया, क्योंकि ऐसा कोई घटना हुई नहीं थी। और ये जब से शासन में आए हर जगह माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, हर जगह माफिया राज चला है। और भूपेश बघेल की सरकार को इसी का जनता ने धक्का मार करके निकाला है ना। आज छत्तीसगढ़ की जनता उसको ऐसे सबक सिखाया है कि मुंह दिखाने लायक कहीं पे नहीं छोड़ा है। तो ये जनता हित में काम नहीं किया, ये स्वयं हित में और अपने जो बड़े नेता है, जो राष्ट्रीय नेता है, उसके एटीएम का काम किया है। यहाँ के पैसे को ले जा करके दूसरे राज्य में भेजना और चुनाव करवाने, यही काम रह गया था। जनता दुखी है, छत्तीसगढ़ की जनता। अब अच्छे दिन आने वाले हैं और हम बनाए, हम ही संवारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है अब जनता के बीच आ गया है और जनता सहर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुशी होकर चंद्रवंशी जी आपने एक बात कही है, चंद्रवंशी जी आपने एक बात कही है, सुन तो लीजिए भारतीय जनता पार्टी। चंद्रवंशी जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। चंद्रवंशी जी आपने एक बात कही है, विपक्ष के बाद मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं है या मुद्दा नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें से क्या नहीं है? या तो तैयारी नहीं होगी, मुद्दा तो होगा ही, या तो मुद्दा नहीं है या तैयारी नहीं है, क्या नहीं है? अगर मुद्दा रहता तो विधान से उठाते, इन लोग कोई मुद्दा ऐसा उठा नहीं पाए।
जो मतलब जनता के हित में हो। इसने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया अपने शासन काल में कि मुद्दा बना पाए, क्योंकि हमारे शासन काल में आते ही जनता के लिए जो घोषणा किया गया था उस अमली जामा बनाने की तैयारी चालू हो गई है। आज किसानों को बोनस कितनी मिलने वाली है जो घोषणा की है। मतदारी वंदन की जो हमने घोषणा किया था वो भी कार्रवाई चालू हो गया है। तो कुल मिला के जो जनता का हमने जनता के हित में जो काम करने का घोषणा किया था, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता लोग लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री लगे, सरकार लगे हुए हैं, और इसी कारण से मोदी जी को हमारे छत्तीसगढ़ की जनता 11 सीट दे करके ठीक है पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही लक्ष्य होना भी चाहिए। हम आएंगे डॉक्टर संजय शेखर के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। अभी एक बात सामने आई है, सत्यप्रकाश जी ने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर की भी विधानसभा में बातचीत हुई थी और हंगामा भी हुआ था कानून व्यवस्था को लेकर के। और अभी इन्होंने एक बात कही कि पिस्टल लेकर के सीएम आवास तक एक व्यक्ति पहुंच गया, ये लचर व्यवस्था है। क्या कहना है आपका छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर के? छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था नहीं आप जी संजय शेखर, डॉक्टर संजय शेखर आपसे, वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे साथ हैं, हम जी इन्हीं से जानना चाहते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, केवल अभी की बात नहीं है। पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आपराधिक ग्राफ बढ़े हैं, चाहे हत्या के मामले हो जाए, चाहे बलात्कार के मामले हो जाए, चाहे अन्य आपराधिक घटनाएं हो जाए, वो छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। और इस पर राजनीति के बजाय चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको समग्रता से सोचने की जरूरत ये है कि छत्तीसगढ़ बड़ा ही शांति के टापू के तौर पे जाना जाता रहा है पूरे देश में। कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ दे तो बाकी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अलावा जो बाकी मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वो बड़े ही शांत है, सौम्य है, सरल है, और बड़ी आपराधिक घटनाएं यहाँ पर सामान्यतः नहीं हुआ करती थी, राज्य बनने के पहले भी और राज्य बनने के बाद भी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये प्रवृत्ति बढ़ी है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है जी। ये बात जरूर है कि मुख्यमंत्री निवास में पिस्टल पहुंच गया, ये दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि ये सीधे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक है। मद्देनजर जो है पुलिस कर्मियों को दंड भी कर दिया है, लेकिन इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। जो बीबीआई की सुरक्षा है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की अगर चूक होगी तो बाकी की आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ये सवाल तो है और ये मौजूद सवाल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और इसका जवाब जो है सरकार को देना ही पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। कल ही नेता प्रतिपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए कि राजधानी में विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के पास में ही पिस्टल चल देता है, एक भाई एक दूसरे भाई को गोली मार करके हत्या कर देता है। मनेन्द्रगढ़ में एक महिला की हत्या हो जाती है। गृह मंत्री के जिले में उन्होंने 6 लोगों के हत्या का जिक्र किया। तो ये सब जो घटनाएं हो रही है वाकई चिंता का विषय है, और इस पर सरकार को और विपक्ष को दोनों को ही सोचने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो सरकार पर सवालिया निशान तो खड़े होंगे, और खासकर तब जबकि एक युवा गृह मंत्री है जिनकी क्षमता की। लेकिन एक एनसीआरबी की रिपोर्ट, हालांकि ये जो घटनाएं हुई हैं इसको लेकर के वास्तव में सरकार कटघरे में खड़ी तो होगी ही, लेकिन अगर जो विधानसभा की अगर जो बात की जाए जिसको लेकर के कांग्रेस ने कल हंगामा किया था, तो एनसीआरबी के आंकड़े एक हमारे पास भी हैं जो कि प्रति लाख औसत के अनुसार प्रति लाख पर जो अपराध दर है वो एनसीआरबी ये बता रहा है कि 2016 में 211.7 प्रति लाख जनसंख्या पर इतने अपराध दर्ज किए गए। साथ ही 2018 में यह दर ज्यादा स्थिर रही। साथ ही साथ बाद के वर्षों में यानी कि 19, 20, 21, 22 में लगातार इसमें वृद्धि हुई। 2022 की अगर जो बात करें तो प्रति लाख जनसंख्या पर 299.5 पर यह दर पहुंच गई। तो सवाल तो यह है कि कांग्रेस के जमाने से
नहीं, कांग्रेस के जमाने से ये लगातार वृद्धि हो रही। जी, मैंने आपको यही कहा, आपको यही कहा कि ये केवल आज हो गया हो, पिछले 2 महीने के दौरान हो गया हो, ऐसी बात नहीं। जी जी जी, ये पिछले जो है पिछले 4-5 साल की प्रवृत्ति आप देखेंगे या पिछले 10 साल की प्रवृत्ति आप देखेंगे तो आपराधिक ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हुई है। और ये दोनों के लिए लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे प्रश्न का मतलब ये था कि इस बात को लेकर के विधानसभा में कांग्रेस को हंगामा कर देना, जो कि 5 साल में उस पर अंकुश नहीं लगा पाई, लगातार बढ़ती रही, कितना न्यायोचित है, मेरा सवाल ये था। जी, देखिए वो क्या होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जब लोग होते हैं तो उनकी भूमिकाएं बदल जाती है। जी जी, सत्ता पक्ष में जिस चीज का समर्थन करते हैं, विपक्ष में जाकर के उसका विरोध करने लगते हैं, विपक्ष में जिसका समर्थन करते हैं, सत्ता पे पक्ष में जाकर के उस पर मौन हो जाते हैं। ये राजनीति का चरित्र है। और चूंकि अब वो विपक्ष में आ गए हैं तो सरकार को घेरना उनका राजनीतिक धर्म है, और राजनीतिक धर्म के नाते और सामने जब लोकसभा चुनाव हो तो जाहिर सी बात है कि ये धर्म जो है और ज्यादा राजनीतिक हो जाता है, क्योंकि उनको बताना है कि हम जो है अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है। लेकिन ओवरऑल मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही थी और दूसरे तीसरे दिन जब विधानसभा अध्यक्ष को बोलना था राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान, तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बहुत स्पष्ट तौर पे और बहुत बेलौस होकर के कहा था कि देखिए अभी इस सरकार को बने हुए जुम्मा 8 दिन हुआ है, तो इस सरकार की मैं क्या आलोचना करूं, इस सरकार को मैं क्या घेरूं, इस सरकार को थोड़ा सा वक्त दिया जाना चाहिए और एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में हम उनको वक्त देंगे। बिल्कुल। और वक्त देने के बाद जब अगली बार हम आएंगे सदन में तो फिर इस सरकार की जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उसको जरूर हम उस पर हमलावर होंगे। लेकिन अभी तो सरकार बने 2 महीने हुए हैं, हम अभी इसकी क्या आलोचना करें। बहुत ही उन्होंने बेलाग तरीके से विधानसभा में कहा था और वही उनकी भूमिका पूरे बजट सत्र के दौरान दिखी। और वैसे भी जो डॉक्टर चरणदास महंत को जानते हैं छत्तीसगढ़ के लोग और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी, मध्य प्रदेश के लोग भी, देश के लोग भी, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो बहुत ही सीधे सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। संत कबीर को मानने वाले हैं, संत कबीर के अनुयायी हैं, संत कबीर के पद चिन्हों पर वो चलते हैं। तो बहुत ज्यादा वो शोर शराबा हल्ला हंगामा करने में बहुत भरोसा रखते नहीं है। बहुत सौम्य तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस बार उन्होंने विधानसभा में अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन किया, आने वाले दिनों में भी उनकी लाइन उसी तरह की रहेगी। हालांकि थोड़ा सा आक्रामक जरूर होगा अगले सत्र में, क्योंकि भूपेश बघेल भी हैं, अन्य बहुत सारे विधायक भी हैं, उमेश पटेल भी हैं, नखेश्वर बघेल भी हैं, ऐसे विधायक भी हैं जो कि हंगामे करेंगे, जो कि लेकिन उस सब के बीच में एक सौम्य चेहरा है जो विधानसभा को बड़ा संतुलित करता है। नेता सदन का जो है वो भी बहुत सीधा सरल सौम्य चेहरा, विधानसभा अध्यक्ष भी बहुत सीधा सरल सौम्य चेहरा और नेता प्रतिपक्ष भी बहुत सीधा सरल सौम्य चेहरा। तो विधानसभा में एक उस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती कि एकदम से खूब हंगामा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इस तरह की स्थिति शायद नहीं बनी। और ऐसी ही स्थिति होनी चाहिए और इसी की कामना भी की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि विधानसभा का सत्रावसान हो गया, बजट सत्र का सत्रावसान हो गया और इस सत्र में जो चीजें हुई उसको देखते हुए ये लगता है कि वास्तव में विपक्ष ही चारों तरफ से घिरा रहा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का ये कहना कि अभी 2 महीने हुए हैं सरकार को और इसमें किसकी क्या आलोचना की जाए, इसको और समय देना चाहिए और अब अगले विधानसभा सत्र में देखना होगा कि विपक्ष क्या रुख अपनाता है और कौन किसको घेर पाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।